धारियां नजर आती हैं कई लोगों के पैरों में, ये भी किसी बीमारी की तरफ इंडिकेट करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो उसकी वजह से पैर में दर्द भी होने लगता है, कभी कभी अल्सर भी बन जाते हैं। तो जब ये नीली धारियां हैं, ये सिर्फ वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ना होकर डीप वेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लंबे समय तक जो खड़े होकर काम करते रहते हैं, जिनमें पैरों का मूवमेंट नहीं होता, वो इन चीजों के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं। पैरों में सूजन आएगी जी, पैरों में दर्द बना रहेगा, थोड़ा बहुत काम करते हैं थक जाएंगे। जो लोग बहुत देर तक खड़े रहने की जॉब में हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो वहीं पे खड़े खड़े आप यदि पंजों पर अपने खड़े होके एड़ी के ऊपर उचकते रहिए ताकि काफ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो डीप वेन से जो धक्का बनता है तो फिर वो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है, और ये एक डरावनी और भयावह स्थिति होती है। फिर दवाओं से कुछ हल निकल सकता है? इसमें कोई किसी प्रकार की दवाई काम नहीं करती। विशेष प्रकार का ग्लू होता है, वो हम भर देते हैं। काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। शराब पीना और स्मोकिंग करना, क्या ये भी वेरिकोज वेन्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है? स्मोकिंग में क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं उनकी जो स्मूथ इनर लाइनिंग होती है वो डैमेज होती है। आदमी समस्याओं का तो इलाज एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए तो फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने जितना आपके कोटे में लिखा है उतने आप स्वस्थ जिएंगे। दिल की सेहत की बात तो अक्सर होती है, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी भी हैं जो टांगों में या कई और जगह भी धड़कती हैं। आपने बहुत सारे लोगों की टांगों में नीली नीली धारियां देखी होंगी, जिन्हें हम आमतौर पर काफ मसल्स भी कई बार कह देते हैं। क्या वो भी ब्लड पंप करने का काम करती हैं? वो नीली क्यों पड़ जाती हैं? इस बीमारी को क्या कहते हैं और इसका इलाज क्या है? आज धीरे धीरे करके आपको ये भी समझाएंगे कि आपकी लेग मसल्स भी कहीं ना कहीं हार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। ये कैसे होता है? हमारे साथ डॉक्टर शिव चौधरी हैं, जो कि 30 साल से लंबे समय से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एम्स में 30 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद फिलहाल फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ जितनी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं वो डॉक्टर साहब के सुपरविजन में हो रही हैं। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमें इनका टाइम लेने में अब ज्यादा समय लगता है। डॉक्टर साहब, आप आमतौर पर हार्ट से रिलेटेड चीजों को एड्रेस करते हैं और बहुत कम लोग जानते होंगे कि लेग मसल्स का भी कोई ना कोई लेना देना है हार्ट से। कोई ना कोई लेना देना नहीं, बहुत ज्यादा लेना देना है। अच्छा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरे सिस्टम में लेग मसल्स काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होते हैं पूरी सेहत को मेंटेन करने के लिए। हार्ट भी एक कंपोनेंट है और तो लेग मसल भी एक कंपोनेंट है, जो कि ये कहना गलत होगा कि इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा। आप ये समझिए कि जो हार्ट से ब्लड हमारा पंप होता है, लेग्स में जाता है, नीचे जाता है, उसको वापस आने के लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था नेचर को करनी होगी। तो वो ब्लड कैसे आएगा? यदि मान लीजिए कि हम खड़े हुए हैं तो वो ब्लड हार्ट की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है, तो उसके लिए काफी सारा प्रेशर नीचे जनरेट करना होता है। तो ये हमारी जो वेन्स होती हैं, वेन मतलब वो नसें जो कि ब्लड को हमारे बाकी हाथ पैरों से हार्ट की तरफ लेके आते हैं, उनको हम वेन कहते हैं। तो ये वेन मसल्स के बीच से होके गुजरती है। तो जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वेन्स स्क्वीज होती हैं और वो ब्लड हार्ट की तरफ पुश हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही काम होता है इन मसल्स का जो हमारे हार्ट का होता है। हार्ट पंप है जो कि ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है, सेंटर पॉइंट से पेरिफेरी की तरफ भेजता है। पर अब पेरिफेरी से जो ब्लड वापस आना होता है उसमें काफी बड़ा रोल जो है लेग मसल्स का होता है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में पेरिफेरल हार्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने समझाया इससे मुझे भी समझ में आ रहा है कि इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रनिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो जाहिर है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर वो ब्लड फ्लो को बढ़ाती इसीलिए उसे हार्ट के लिए अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। वो मल्टीपल फैक्टर होते हैं मसल्स के एक्सरसाइज से जो हार्ट की हेल्थ बनती है। उसमें एक पार्ट ये भी है कि हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा आता है, पर उसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, तो इसमें एक हिडन मैसेज शुरू में ही है कि अगर आप ब्रिस्क वॉक करेंगे या दौड़ेंगे तो फिर लेग मसल्स भी और हार्ट की मसल्स भी, उन दोनों को फायदा होगा, बहुत सारे फायदों के अलावा, एक जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया। डॉक्टर साहब, ये जो हम आमतौर पर देखते हैं कि नीली नीली धारियां नजर आती हैं कई लोगों के पैरों में, कई लोग सोचते हैं कि आज बहुत देर तक खड़े रहने से हो गई। क्या ये वाकई वन ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं या ये भी किसी बीमारी की तरफ इंडिकेट करते हैं?
ये भी एक तरह की बीमारी होती है। यदि माइल्ड डिग्री में है तो कोई बात नहीं, परंतु जब ये ज़्यादा सीवियर हो जाती है, वो नसें जो आप बता रहे हैं बहुत ही प्रोमिनेंट और मोटी-मोटी दिखने लगती हैं, जी। तो उसकी वजह से पैर में दर्द भी होने लगता है, कभी-कभी अल्सर भी बन जाते हैं और मतलब ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही नहीं रहती, तब रियल मेडिकल प्रॉब्लम बन जाती है। इस प्रॉब्लम को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। ओके। शुरुआती स्टेज में सिर्फ पतली धारियाँ दिखती हैं और पतली धारियाँ कई बार उन लोगों में भी दिखती हैं जिनकी स्किन थिन होती है या जो कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर होता है, न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड होते हैं, उनमें ये वेन्स पतली-पतली धारियों के रूप में भी दिखने लगती है। परंतु ये जब मोटी हो जाती हैं, आप थोड़ा बहुत चलें-फिरें और एकदम से मोटी-मोटी नसें सरफेस पे उभर आती हैं, तो ये बीमारी है और इसका इलाज मतलब समुचित इलाज करना चाहिए। और इलाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कि हमें प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये हो ही नहीं। हुँ, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो बिल्कुल। है कि इनकी अकरेंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि इलाज पर बढ़ें, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जिनकी स्किन पतली है या वो मैलनरिश्ड हैं, कमज़ोर हैं, मसल मास हो सकता है कम हो तो फिर धारियाँ दिख रही हैं। तो कोई इंसान क्या पहचान सकता है कि अच्छा कभी-कभी थोड़ी पतली नीली धारियाँ दिख रही हैं तो ठीक है और मोटी दिख रही हैं तो ये बीमारी हो सकती है? क्या लोग अपने तौर पे पहचान सकते हैं? यदि आपको उससे रिलेटेड कोई पेन नहीं होता, आप थोड़ा बहुत भी चलते-फिरते हैं और एकदम से दर्द हो पैर भारी हो जाते हैं, दर्द होने लगता है, तो ये पैथोलॉजिकल है। हुँ, परंतु सिर्फ़ एक अपीयरेंस के तौर पे पतली धारियाँ दिख रही हैं, हुँ। तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उससे कोई समस्या नहीं हो रही है आपको। ओके। अब जिन लोगों के पैर में नीली धारियाँ दिख रही हैं, उनके पीछे कुछ कारण भी होते होंगे, तो क्या बड़े कारण हैं जिसे हम वेरिकोज़ वेन्स कह रहे हैं, क्यों बनती हैं? वेरिकोज़ वेन का मतलब ये है कि जो ब्लड वेन्स में है, वो हार्ट की तरफ नहीं जा पा रहा है। ओके। उसमें स्टैग्नेट हो रहा है, वहीं पे रुक रहा है, बहुत इफ़ेक्टिवली आगे की तरफ हार्ट की तरफ पुश नहीं हो रहा है। ओह! उसके 2-3 कारण हैं, मेन कारण ये हैं। एक तो ये है कि जो वेन्स होती हैं, उनमें वाल्व्स लगे होते हैं। हुँ, वाल्व का पर्पज़ ये होता है कि ये एक ही साइड में ब्लड के मूवमेंट को परमिट करते हैं। नॉर्मल जो हमारे वाल्व्स होते हैं, वो पंजे से हार्ट की तरफ ब्लड के फ्लो को परमिट करेंगे। पैरों में भी वाल्व्स होते हैं? हाँ, इनमें वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं, छोटे-छोटे वाल्व्स होते हैं, कई ओके। वाल्व्स होते हैं पूरी वेन में, तो उससे हमारे ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में बना रहता है। हुँ, क्योंकि जो मसल है वो तो स्क्वीज करती है बाहर से, हुँ, वो उसको डायरेक्शन नहीं दे सकती है ब्लड फ्लो को, वो तो हुँ, एक मतलब स्क्वीज किया तो ब्लड हुँ। जिधर भी फ्लो को परमिट करेंगे उधर चला जाएगा। तो ऐसे खुल रही है, बंद हो रही है, अब ये क्या है? तो वाल्व ही एक डायरेक्शन मतलब वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो हमें एस्टेब्लिश करके देते हैं। ओके। मान लीजिए वेन के अंदर वाल्व खराब है, हुँ, तो ब्लड है वो हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है, उल्टा ये भी हो सकता है कि ऊपर का ब्लड नीचे की तरफ आ जाए वेन में, तो हुँ, इससे ब्लड वेन में ब्लड काफी ज्यादा भर जाता है। तो ये एक मुख्य कारण है। दूसरा ये होता है कि वेन्स जो होती है हमारी 2 तरह की वेन होती है पैरों में। एक जिसको हम सुपरफिशियल वेन कहते हैं और दूसरी होती है डीप वेन होती है। हुँ। दोनों वेन्स के बीच में कई जगह पर कम्युनिकेशन होता है उसमें। जो वेरिकोज वेन की बीमारी है ये सुपरफिशियल वेन्स की प्रॉब्लम है। सुपरफिशियल वेन वो वेन जो कि स्किन में ऊपर होती हैं, जो मोटे तौर पे नज़र जो नहीं हमें आती। दिखती है वो जो सुपरफिशियल वेन होती हुँ, है। डीप वेन वो होती है जो कि मसल के अंदर होती है, नीचे गहराई में होती है। हुँ। तो यदि इनके बीच के कम्युनिकेशन भी इस प्रकार से बीमार हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो वहाँ का ब्लड जो है डीप सिस्टम से जो सुपरफिशियल सिस्टम में पुश हो जाए। यानी एक एक प्लान बी भी तैयार है। प्लान बी नहीं, ये पूरा का पूरा प्लान तो एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्टिव सिस्टम है। हाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके। तो यदि डीप वेन से ब्लड जो है सुपरफिशियल वेन्स में आने लगेगा तो भी सुपरफिशियल वेन में बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और वो फैल जाएंगे, जिसके कारण हमें वो बड़ी-बड़ी नसें ऊपर सरफेस के ऊपर दिखाई देती हैं। ओके। तो जब ये नीली धारियाँ हैं, ये सिर्फ़ वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम ना होके डीप वेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, डीप वेन के जो कम्युनिकेशंस हैं उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। ओके। ये तो हुई वो चीज़ें कि अगर वाल्व में कोई प्रॉब्लम हो हुँ, गई या किसी और वजह से, क्या इंसान की लाइफ़स्टाइल में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी भी कारण से हमारे पैरों की मसल एक्टिविटी कम है, हुँ,
तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे एक तो मसल एक्टिविटी कम है और दूसरे आप लंबे समय से खड़े हैं, ताकि वेन्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाए। खड़े होने पे प्रेशर बढ़ेगा। मान लीजिए आप कुछ ऐसी जॉब है जिसमें आप सिर्फ खड़े हुए हैं, जी, ट्रैफिक पुलिस हैं, सिक्योरिटी ये गार्ड्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जी। और सर्जन भी आप इसमें इंक्लूड कर जी, लीजिए जो कितने कि घंटे की सर्जरी तो आप लोग करते हैं। तो लंबे समय तक जो खड़े होके काम करते रहते हैं, जिनमें पैरों का मूवमेंट नहीं होता, वो इन चीजों के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं। क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, ब्लड का प्रेशर वेन्स में ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे करके इसमें ये स्थिति आ जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि इनहेरेंटली कुछ वेन की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि वाल्व्स कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको हो सकता है। तीसरा, प्रेगनेंसी में भी वेरिकोज वेन काफी कॉमन हो जाती है। उसका कारण ये है कि जब बच्चेदानी में बच्चा होता है, उसकी वजह से जो वेन्स पेट से होके अंदर से होके गुजरती हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह प्रेग्नेंट जो ग्रेविड यूट्रस होता है, इसीलिए प्रेग्नेंट हम देखते हैं यूट्रस, पैरों में सूजन रहती है महिलाओं के। सूजन एक मैनिफेस्टेशन है। किसी में वेरिकोस्टीज भी आ जाती है। अच्छा, तो वो भी एक कारण है। और जो लोग मान लीजिए खड़े रहने की भी जॉब नहीं है, लेटे ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो बैठे ही रहते हैं, ये ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है? बैठे रहने पर भी मोर और लेस यही स्थिति है। यदि आप पैर लटका कर बैठे हुए हैं लंबे समय तक, कोई उसको पैरों को मूवमेंट नहीं करवा रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो वो भी प्रीडिस्पोज होते हैं। कुल मिला के अगर आप बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं, चाहे आप खड़े हैं देर तक उस वजह से या बैठे हैं उस वजह से, हाँ, जो कंटिन्यूअस लेटे रहेंगे उनमें नहीं आएगी ये दिक्कत। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेटे रहें तो आपकी ये वाली समस्या का समाधान हो जाएगा, और बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो सर, एक तो इससे पहले कि प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाएं, जो लोग बहुत देर तक खड़े रहने की जॉब में हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसमें ये है कि खड़े रहना आपकी मजबूरी है, तो बीच बीच में आप एक पैर से दूसरे पैर के ऊपर अपना वेट शिफ्ट करते रह सकते हैं। जैसे हर 10 मिनट पे 10 सेकंड के लिए एक पैर आपने उठा लिया, तो दूसरे पैर के ऊपर सारा का सारा बोझ आ जाएगा। तो उससे एक तो ये है। दूसरा ये है कि खड़े खड़े भी आप यदि ऊपर नीचे अपने पैरों को थोड़ा मूव करें, या 2-4 कदम वहीं पर चल लें, पर्पजफुली आप ये इंक्लूड कर लें कि नहीं, आपको ये काम करना ही करना है। 10 कदम, कोई भी जॉब ऐसी नहीं होती जिसमें 5-7 कदम आप न चल पाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो आप पैरों को कुछ न कुछ एक्टिविटी देते रहिए। नहीं, यदि बिल्कुल भी आपको चलना मुश्किल है, तो वहीं पे खड़े खड़े आप यदि पंजों पर अपने खड़े होकर एड़ी के ऊपर उचकते रहिए, ताकि काफ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहे। जहां पर आप हैं, इसी प्रकार से यदि कुर्सी पर बैठे हुए हैं आप, मान लीजिए कि फ्लाइट है, लंबी फ्लाइट है, या आपका ऐसा काम है जिसमें बैठे ही रहना मजबूरी है, बहुत देर तक ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने पंजों से प्रेस कर सकते हैं, एडी को उठाने की कोशिश करिए। डिफरेंट टाइप के बैठे बैठे एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। तो एक बार आपको समझ यदि आ जाए कि ये करना जरूरी है, तो आप अपने आप तरीके खोज लेंगे उसको कि किस ढंग से मैं पैरों की मसल को एक्टिव रखूं। तो अगर मोटे तौर पर लोग लाइफस्टाइल चीज़ों को ठीक कर लें, जैसे आपने कहा कि पंजे उठा लें, या कार में ड्राइव भी कर रहे हैं तो कोई एक्सरसाइज कर लें, कितने % लोग हैं जिनकी वेरिकोज वेन सिर्फ लाइफस्टाइल इश्यूज से होती है? काफी बड़ा नंबर है। तो कुछ ही वो बचेगी कैटेगरी जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, वाल्व खराब हो गया या कुछ और हो गया। ओके, अब डॉक्टर साहब, शराब पीना और स्मोकिंग करना, क्या ये भी वेरिकोज वेन्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है? डायरेक्टली तो नहीं, परंतु ये सारी चीजें इस ढंग की होती हैं कि जो व्यक्ति इन चीजों में इन्वॉल्व होता है, वो अपनी सेहत के लिए यूजली लापरवाह हो जाता है। तो वो इन सब सुझावों को और इन सब चीजों को व्यर्थ समझने लगते हैं और फिर उस पर ध्यान नहीं देते। तो इनडायरेक्टली यस, स्मोकिंग इनफैक्ट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग में क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं खून की, उनकी जो स्मूथ इनर लाइनिंग होती है वो डैमेज होती है और ब्लड ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारी डीप वेन्स हैं, उनमें थक्का जमने का डर होता है। यदि किसी कारण से वहाँ पर थक्का यदि बन गया, तो डीप वेन में थक्का बनते ही ब्लड का फ्लो जो डीप वेन साइड जो बंद हो जाता है, तो वो सब सुपरफिशियल वेन्स में ही बचता है। तब उस कंडीशन में ये दिखने लगेंगी, और फिर यदि
लंबे समय तक के लिए बनी रही तो वेरिकोस्टीज भी डेवलप हो सकती है। डेवलप हो सकती है, ओके। बाकी बाकी बीमारियों के साथ साथ इस बीमारी में भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है शराब और सिगरेट का, ना पी जाए तो अच्छा है। हाँ, नहीं शराब के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ स्मोकिंग का यस मतलब लिंक इस्टेब्लिश है, स्मोकिंग जो लिंक लिंक्ड है वो किसी मतलब डिफरेंट तरीके से जरूर इस प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। उम्र से और जेंडर से भी कोई लेना देना है वेरिकोज वेन्स का? उम्र से यदि एक्सपोजर मान लीजिए स्टैंडिंग का काम है किसी का, तो जितनी उम्र ज़्यादा होती जाएगी उसमें ज़्यादा चांस होंगे। महिलाओं में यूजुअली मिडिल एज में ज़्यादा देखी गई है। अच्छा, उसका कोई रीजन? हार्मोनल इम्बैलेंस, मसल और एक्टिविटी कम होती जाती है, उसके साथ वक्त के साथ साथ शारीरिक एक्टिविटी कम होती जाती है तो उसमें दिक्कत होती है। आधी समस्याओं का तो इलाज एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी अगर करते रहिए तो फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान ने जितना आपके कोटे में लिखा है उतने आप स्वस्थ जिएंगे। अगर किसी इंसान को आमतौर पर पहले टांगे सूजती हैं, उसके बाद वेरिकोज वेन्स होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सीधे ही नीली धारियां नजर आएंगी? नहीं, मैनिफेस्टेशन कैसे? वेरिकोज वेन में सूजन लेट होती है। लेट होती है। पहली स्थिति में वो वेरिकोज स्टीज दिखना चालू होती है, फिर उसके बाद जो है जब बिल्कुल से सिस्टम फेल होने लगता है तब उसमें सूजन आनी चालू हो जाती है। ओके। पर शुरुआत जो है वेन से दिखती है, फिर नेक्स्ट स्टेज में सूजन दिखने लगती है। अब डॉक्टर साहब इलाज की अगर बात करें तो शुरुआत में जब हल्की फुल्की दिख रही हैं और रोजाना दिख रही हैं या हर दूसरे तीसरे दिन वो नजर आ रही हैं, शुरुआत में कुछ आसान तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है? जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्रिवेंशन है वही एक्चुअली ट्रीटमेंट भी है। शुरुआती दौर में यदि आप अपने मसल हेल्थ को एडिक्वेटली मेंटेन करें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, लेग मसल्स को यूज करते रहें, तो वो बढ़ेगी नहीं यदि इन्हीं कारणों से हो रही है। परंतु यदि वेल्स वगैरह कोई खराब है तो आप ये भी करते रहेंगे तो बहुत लंबे समय तक के लिए आपको उससे फायदा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो कारण दूसरा है उसमें, तो यदि वेल्व खराब है या जो कम्युनिकेशन डीप वेन से कम्युनिकेशन खराब है वो तो कारण दूसरे हो गए जिसका आपको इलाज करना ही करना है। तो एक बार किसी ने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, थोड़ी लेग स्ट्रेचिंग डेली करी, लेकिन फिर भी देखा प्रॉब्लम नहीं जा रही, उसके बाद क्या कुछ टेस्ट होंगे जो ये कंफर्म करेंगे कि ये वाल्व की प्रॉब्लम है लेग्स में? सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप एक वेस्कुलर सर्जन से मिलें, वो इवेलुएट करके ज़्यादातर इंफॉर्मेशन उनके क्लिनिकल एग्जामिनेशन से उनको मिल जाती है। अच्छा। नहीं तो आज के समय में हम वीनस डॉपलर मतलब यदि लेग्स का वीनस डॉपलर करेंगे तो वो हमें ज़्यादातर ज़रूरत की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। उसमें प्रॉब्लम समझ में आ जाती है एक ही टेस्ट से? वीनस डॉपलर काफ़ी अच्छा टेस्ट है इस मामले में, उसमें क्या कारण है एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये क्या अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, किस तरह का हाँ, टेस्ट? अल्ट्रासाउंड के टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता की है। तरह होता है, ओके। उसके बाद फिर ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक अपनी प्रॉब्लम इग्नोर करके रखते हैं, उनके हम देखते हैं सिग्निफिकेंट मोटी नीली नसें दिख रही होती हैं, टांगे भी मोटी हो जाती हैं, उन लोगों के केस में फिर क्या करते हैं? पहली चीज तो उनमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। हम्म। एक तो जैसे मैंने कहा कि पैरों में सूजन आएगी, जी। पैरों में दर्द बना रहेगा, हम्म। थोड़ा बहुत काम करते ही थक जाएंगे हम्म। क्योंकि पैरों में ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है और ब्लड से पानी और दूसरे कंपोनेंट निकल के अब टिश्यूज में जा रहे हैं। ये भी होने लगता है? तो उसके साथ साथ यदि हेल्दी ब्लड का फ्लो वहाँ कम होता जाएगा तो उस हिस्से में कहीं ना कहीं यदि कोई चोट लग गई तो वो एक अल्सर बन जाएगा, नॉन हीलिंग अल्सर बन जाता है, लंबे समय तक वो हील नहीं होते। और फिर ऐसा भी होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस को भी जो है प्रेसिपिटेट कर सकती है। वो क्या होता है सर? मतलब जो हमारी वेन्स होती है उसमें ब्लड फ्लोइंग स्टेटस में है, परंतु वेरिकोज वेन के कारण ब्लड स्टेगनेंट है। जी। तो स्टेगनेंट ब्लड है तो उसमें थक्का जम सकता है, मतलब क्लॉट जम गया। तो शुरुआत सुपरफिशियल वेन से होती है और वो डीप वेन जो है, जो बड़ी वेन्स है, वहां तक ये प्रोपोगेट हो सकता है आगे। तो डीप वेन से जो थक्का बनता है, यदि उसमें थक्का बन जाता है तो फिर वो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। डीप वेन से थक्का टूट के हार्ट के रास्ते से होता हुआ लंग्स में जा सकता है, जिसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। और ये एक डरावनी और भयावह स्थिति होती है।
आज के ज़माने में काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाती है, पर एक ज़माना था जब इसकी मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो जैसे वो जो नीली धारियाँ हैं, वो जमा हुआ खून है, जिसे हम समझ पा रहे हैं। वो जमा हुआ खून नहीं है, वो ज़्यादा खून है। ज़्यादा खून है, जो जो गाढ़ा होके वहाँ रुक रहा है। जो खून उसकी कंसिस्टेंसी अभी चेंज नहीं हुई है, परंतु जितना होना चाहिए, मान लीजिए कि जो वेन का डायमीटर जो है 2 से 3 मिलीमीटर होना चाहिए, अब वो 6 से 7 मिलीमीटर हो गया है। ऐसा भी हो जाता है? हाँ, जैसे-जैसे बढ़ता है उसमें ब्लड ज़्यादा होता है और रहती है, तभी वो फैलनी चालू करती है और ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखनी चालू होती है। ओके। तो वो सूजन की वज़ह से या वेन इतनी डायलेट हो गई कि इस वज़ह से वो नीले रंग की दिखने लगती है। नीला एक्चुअली ओरिजिनल कलर होता है ब्लड का, जो वीनस ब्लड होता है। 2 तरह का ब्लड होता है हमारे शरीर में, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से हार्ट में आता है, रेड ब्लड जिसको हम कहते हैं, जी, जो आर्टरीज के माध्यम से सारे शरीर को जाता है, जो हुँ, ऑक्सीजन कैरी करता है। जी, हमारे बाकी हिस्सों में जाने के बाद ब्लड में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है टिश्यूज के द्वारा, और जब ये खून हार्ट की तरफ भेजा जाता है तो ये थोड़ा नीला और काला काला दिखता है, गहरे रंग का दिखता है। तो अच्छा, वेन में चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए उसकी नेचर यही होती है कि वो इसी रंग का दिखता है। इसी रंग का दिखता है, ओके। ऐसा नहीं है कि वो जमा हो गया, काला नहीं हो नहीं गया, नहीं, ऐसा? अभी मतलब उसके कारण नहीं है, चूंकि उसमें से ऑक्सीजन टिश्यूज ने एक्सट्रैक्ट कर ली है, तो ऑक्सीजन चूंकि इसमें कम मात्रा में है तो वो हमें ब्लैक या ब्लू दिखता है। तो अगर वेरिकोज़ वेन्स अनट्रीटेड रहे, हम्म। तो वो फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ट्रिगर करेगी। एक कॉम्प्लिकेशन उसका ये भी है। एक कॉम्प्लिकेशन ये ये भी है। भी है। तो ये भी किसी टेस्ट में पता चल जाएगा कि डीप वेन तक भी असर आ वो रहा है? डॉपलर जो है, डॉपलर हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस प्रकार की दे देख देता अब फिर ऐसे केसेस का क्या करेंगे? ये तो मतलब बहुत बिगड़ा हुआ केस हुआ कि उसका डायमीटर ही बढ़ गया काफ़ी। है। डायमीटर बढ़ने पे सबसे पहले हमें ये, यदि हम ट्रीटमेंट करना चालू करें तो हमें पहले तो ये चीज़ देखनी है कि क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। हुँ, हम उन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हुँ, शुरुआती तौर पर जो प्रेशर स्टॉकिंग होते हैं, जी, कि हम प्रेशर जो स्टॉकिंग होते हैं उनको पहने तो थोड़ी बहुत यदि डायलिटेशन है उनका तो उसको कंट्रोल कर सकता है वो। जो ख़ास तरह की जुराब होती है हाँ, एक। खास तरह की जुराबें बनी होती हैं जो ग्रेजुएटेड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, नीचे ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है, फिर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, अच्छा, ताकि ब्लड वहां से ऊपर की तरफ अपने आप आने लगे उसमें। मतलब वो टाँग पर प्रेशर डालती हैं और उससे फिर ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। ब्लड और ब्लड फ्लो बढ़ता है, और साथ में चूंकि बाहर की तरफ वो जुराब है जो उसको फैलने नहीं देती वेन को, तो उसमें ब्लड इकट्ठा होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ये जुराबें लगातार पहननी पड़ती हैं हाँ, कैसे? जब आप खड़े हों या मतलब बैठे हों तो ये पहननी पड़ती है, सोते समय आप उनको उतार सकते हैं। मतलब ये रात के पहनने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि आप दिन में हैं तो आपको पहननी रखनी है। कितने मामलों में ये हेल्प कर देती हैं? शुरुआती तौर पर मैंने कहा ना कि शुरुआती तौर पर, जब एडवांस वेरिकोस्टीज होती है तो ये जुराबें इफेक्टिव नहीं होती। नहीं होती। नहीं, फिर दवाओं से कुछ हल निकल सकता है? इसमें कोई किसी प्रकार की दवाई काम नहीं करती। दवाई अच्छा, तभी देते हैं, मान लीजिए कोई नॉन हीलिंग अल्सर है हुँ, तो हम, और इन्फेक्ट हो गया है तो उसमें थोड़ी बहुत दवाई देके उस अल्सर की हीलिंग में भले ही कोशिश करें, पर अदरवाइज वेरिकोस्टीज में दवाइयों की बहुत ज़्यादा कोई रोल होता नहीं। नहीं होता। तो अगर लाइफ़स्टाइल से भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई और प्रेशर स्टॉकिंग्स भी पहन के हम्म। रखी, महीना भर चलिए ट्राई कर लिया उसको, उससे भी हल नहीं निकला, फिर अब क्या करेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रेशर स्टॉकिंग के फेल होने के बाद, हुँ, और यदि एडवांस स्थिति में है तो हमें जो कॉजेटिव मैकेनिज्म है उसको जो है इंश्योर करना पड़ता है कि वो खत्म हो जाए। ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन जो डीप और सुपरफिशियल वेन के बीच में यदि है तो हम वो इनकॉम्पिटेंट हैं, तो पहले हम उसको लाइगेट कर देते थे या उसके अंदर कुछ ऐसी ड्रग इंजेक्ट करते थे ताकि उसमें स्क्लेरोसिस होकर वो बंद हो जाए। अच्छा, मतलब? मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि वेन की अंदर की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा देती हैं, और जब वो हीलिंग होती है तो फाइब्रोसिस की वजह से वो चैनल बंद हो जाती है, तो इनको हम स्क्लेरोजिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा। ये कुछ ऐसा है कि 2 पाइप हैं, छोटा पाइप, बड़ा पाइप और उनके बीच में कनेक्टिंग लाइन्स हैं, हाँ, ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, उन जो कनेक्टिंग चैनल को हमें बंद करना है, तो एक तरीका तो ये है कि सर्जिकली हम उनको एक्सपोज करें और उनको बांध दें। हुँ, दूसरा तरीका ये है कि हम उनमें स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट कर दें जिसके कारण वो बंद हो जाए। हुँ,
पर आजकल ये सब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार जो वाल्व्स मैंने कहा कि जो वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाएँ, तो उनको भी हम वहाँ पर जाके वाल्व को बाँध सकते थे। पर अब ये जो है अलग तरीके के इंटरवेंशन किए जाते हैं, जिसमें एक लेज़र इंटरवेंशन है और दूसरा ग्लू के माध्यम से है। अच्छा। लेज़र में हम एक पतला लेज़र वायर वेन में पास करते हैं, पूरी वेन में, और जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, तो लेज़र के कारण जो वेन की इनर लाइनिंग होती है, वो जल जाती है, ठीक है। डैमेज हो जाती है। जी। और जब इसकी हीलिंग होती है, तो ये चैनल बंद हो जाती है। ओके। तो ये तरीका है लेज़र का। दूसरा आजकल लेज़र से मतलब रिसेंटली अब उसमें पूरी वेन में एक विशेष प्रकार का ग्लू होता है, वो हम भर देते हैं। तो उस ग्लू के कारण भी वो वेन जो है आपस में चिपक के उसके इनर सरफेस चिपक जाते हैं और ग्लू के कारण वो डैमेज हो जाती है और बंद हो जाती है। तो फिर ये ब्लड फ्लो करने का काम दूसरी वेन्स करने हाँ, लगती हैं? जो डायलेटेड वेन है वो बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें तो जो ब्लड होता है वो खड़ा ही मतलब वहीं पर टिका रहता है। अच्छा, जैसे हम हार्ट में देखते हैं कि वो खोल दी तो फिर ब्लड फ्लो वापस रिस्टोर हो गया, वैसा नहीं करते? नहीं, इसमें जी। खोलने का काम नहीं होता। इसमें हम इस चैनल को ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि जो और बहुत सारी वेन्स हैं। और जो डीप वेनस सिस्टम है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बड़ा सिस्टम तो है। फिर वो काम करने तो लगता है। वो तो काम कर ही रहा होता है। ये इसमें प्रॉब्लम की वज़ह से ज़्यादा ब्लड इधर आने लगता है, तो हम इसको खत्म कर देते हैं, पूरे इसका काम ही सुपरफिशियल खत्म हो सिस्टम जाता इसको काम है। और फिर डीप वेन से जो अपना डीप वेन प्रॉपर से सप्लाई जाता है। रहता है। इसलिए जब भी हम वेरिकोस्टीज के लिए कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि डीप वेनस सिस्टम पेटेंट है कि नहीं। अच्छा, अगर डीप वेन काम ठीक कर रही है तो तो फिर हम इसको जो है एब्लेट किसी भी प्रकार से हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो अगर लेजर अब्लेशन किया या फिर ग्लू से भर दिया उसको, ये इस प्रोसेस में एक पेशेंट को कितना टाइम लगता है? क्या उसे एडमिट होना पड़ता है? लेजर आउट पेशेंट बेसिस पे करते हैं। इसी प्रकार ग्लू भी जो है ना आउट पेशेंट बेसिस पे होता है, मतलब डे केयर कहना उचित होगा। डे केयर में कर कुछ देते देर के ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हैं, उसके भेज देते हैं घर। तो फिर उसके बाद मरीज का चलना फिरना नॉर्मल हो काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये, ज्यादातर मरीजों को इससे आराम मिल जाता है। इसके बाद क्या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है? यदि वेन लेजर एब्लेशन फेल हो रहा है या ग्लू थेरेपी फेल हो रही है, तो यस, कभी कभी या रिकरेंट वो फिर से आ गई हैं, तो वैसी कंडीशन में कभी कभी ओपन सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। फिर वो कैसे की जाती है? वो लोकेट करके कि क्या मैकेनिज्म है, किस जगह पर है, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन चैनल की प्रॉब्लम है या वाल्व की प्रॉब्लम है, वो लोकेट करके फिर वहीं पर खोल के उसको हम अकॉर्डिंगली डील कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा जो वेरिकोज वेन्स के मरीज हैं उनको तो पहले नीली धारियां ही दिख रही हैं, उनको नाम पता नहीं, वो अक्सर भटकते रहते हैं, कभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, कभी मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हुए बहुत कम देखे हैं। तो सही जगह कौन सी है, कहाँ जाना चाहिए ऐसे मरीज को? हाँ, 3 कैटेगरी, पहले जनरल सर्जन इनको देखते थे, अच्छा। पर अब जब से नए-नए डेवलपमेंट हुए हैं, ये मोस्टली डोमेन हो गया वेस्कुलर सर्जन्स का। जो अलग ही एक ब्रांच है। एक अलग ब्रांच है जो कि हमारी खून की नसों को डील करते हैं, वो वेस्कुलर सर्जन कहलाते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग है हिंदुस्तान में, ज़्यादातर जो कार्डियक सर्जन्स होते हैं, उनकी वेस्कुलर सर्जरी में भी ट्रेनिंग होती है। तो यदि आपके पास एक्सक्लूसिव कोई वेस्कुलर सर्जन अवेलेबल नहीं हो, तो आप एक सिटी बेस्ड सर्जन या कार्डियक सर्जन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके। आजकल इसके अलावा वेस्कुलर सर्जन के अलावा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी इस फील्ड में काफी काम कर रहे हैं। अच्छा। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लेजर एब्लेशन लेजर करना है, एब्लेशन। तो वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट काफी इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ओके। ये कुछ स्पेशलिटीज हैं जिनमें कि आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं, और वेस्कुलर सर्जन जो है मेरी फर्स्ट चॉइस होगी। जिन लोगों को डायबिटीज है, क्या उन लोगों में भी वेरिकोज वेन्स होने का खतरा रहता है? वेरिकोज मोस्टली आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है, डायबिटीज है या नहीं उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं, नहीं कोई है? correlation ओके। हार्ट के लिए आप अक्सर एक्सरसाइजेस बताते हैं, क्या जिन लोगों को दिखता है कि टेंडेंसी है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है क्या डॉक्टर साहब? अगर परिवार में वेरिकोज वेन्स की हिस्ट्री है तो लोगों में रहता है?
ऐसा प्रिडिस्पोजिशन यूजुअली देखा नहीं गया है, पर ये ओके। कह पाना कि बिल्कुल नहीं होता तो जाती होगी। जिन लोगों को थोड़ी बहुत कभी-कभार बनती है, कई लोगों में टेंडेंसी है कि थोड़ी देर खड़े रहने पर ही प्रॉब्लम होने लगती है, उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए मसल हाइजीन आई वुड यूज द वर्ड हुँ, कि वो रेगुलर इंटरवल पर अपनी मसल एक्टिविटी करते रहें, हुँ, पंजों पर उचकते रहें, वेट शिफ्ट करते रहें, हुँ, थोड़ा थोड़ा जो एड़ी और पंजे को यूज करते रहें, और सिर्फ इस चीज के कॉन्शियस रहिए कि आपको एक्टिविटी करनी है। हुँ। यदि आप उस चीज को मान लेते हैं तो वो अपने आप में काफी है। कुछ लोग आमतौर पर ऐसा सोच लेते हैं कि जब प्रॉब्लम हो, चाहे लेग में स्वेलिंग हो या नीली धारियाँ ज़्यादा दिख रही हों, तो उस वक़्त आराम करें, तो चीज़ जल्दी ठीक होगी। आप इस थॉट को कैसे देखते हैं? यदि पेनलेस स्वेलिंग है हुँ, तो मेरे ख्याल से आराम, सिर्फ आप उसको ट्रीटमेंट के रूप में लेते हैं हुँ, कि आपकी स्वेलिंग आती है और थोड़ी देर आप लेट जाते हैं, कम हो पैर ऊपर जाती है। उठा लेते हैं, कम हो जाती है, तो यस करना चाहिए। हुँ, परंतु सिर्फ ये सोचना कि हम हमेशा लेटे रहेंगे तो ठीक होगा, वो ठीक नहीं है। ओके। और यदि दर्द है, आपके कंटिन्यूअस दर्द है और मूवमेंट आपके पेनफुल है, तो फिर डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डायग्नोसिस गलत हो, कोई एक्टिव इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन भी साथ में हो, हुँ, उस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। हुँ। तो यदि मूवमेंट आपके पेनफुल है, स्वेलिंग है और मूवमेंट पेनफुल है, तो डॉक्टर से आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि सर्जरी भी है, लेज़र भी है, ग्लू भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार एक ट्रीटमेंट किसी पेशेंट ने करा लिया, तो उसके बाद क्या फिर से वो प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है। तो क्योंकि कई वेनस सिस्टम होते हैं शरीर पैरों में, तो एक सिस्टम को हमने डील कर लिया तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा सिस्टम कभी कभी उसमें भी दिक्कत आ सकती है, या उसी सिस्टम में जो वेन हमने बंद करी है वो रीच कैनलाइज हो सकती है, तो उसमें ब्लड फिर से फ्लो करने लगता है। तो ये कहना कि एक बार करवा लिया ठीक हो, पूरी तरह क्योर हो गए, क्योर नहीं होते, वक्ती तौर पर आप हाँ ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ठीक है, नीली धारियाँ हैं, थोड़ी एक्सरसाइज़ कर ली या स्टॉकिंग्स एक बार पहननी शुरू की, तो लोग सोचते हैं सर्जरी ना करानी पड़े, तो उसी को पहने रहते हैं। आप उन लोगों को थोड़ा समझाएँ कि अगर डीवीटी हो गया, वेरिकोज़ वेन्स और डीवीटी भी हो गया, तो उसके बाद जैसे आपने पल्मोनरी एम्बोलिज़्म का ज़िक्र किया, वो कितना खतरनाक हो सकता है और उसमें कितना समय मिलता है किसी मरीज़ को? लकीली डीवीटी बहुत कॉमन नहीं होती, और उसी प्रकार पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी बहुत कॉमन नहीं होती। अच्छा, ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है। जी। तो जिस प्रकार वेरी और पर साथ में ये भी समझना है कि वेरिकोज वेन में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं। हुँ, ये कहना कि वेरिकोज वेन खत्म हो गई, ट्रीट हो गई, क्योर हो गई, वो नहीं होता। यदि मरीज को दिक्कत हो रही है, चाहे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो रही है या उसकी लाइफस्टाइल उससे इफेक्ट हो रही है, तो यस हम इंटरवीन करते हैं। अदरवाइज जो जनरल लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, एक्सरसाइज, कभी कभी स्टॉकिंग्स, उनकी मदद से पेशेंट अपनी ज़िंदगी को काफ़ी कुछ सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ। पर हाँ, यदि आप कॉस्मेटिकली उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि पैरों पे नीली धारियाँ दिखती हैं, तो उसके लिए फिर आपको जल्दी इंटरवीन करना चाहिए। जल्दी इंटरवीन करना चाहिए। तो आपकी लेग मसल्स की क्या अहमियत है, आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कब उन नीली धारियों को इग्नोर नहीं करना है, कब अपना लाइफ़स्टाइल बदलना है और कब जाकर डॉक्टर के पास एक बार सलाह लेने ज़रूर आना है। फिर भी कोई शक, शुबा, सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम उनका जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नमस्कार।